बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं टेंसर एनालिसिस। तो टेंसर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वाई वुड स्टडी या फिर कहते हैं वाई वुड शुड स्टडी टेंसर एनालिसिस। तो जिस तरह फिजिकल लाज एक खास कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन किए जाते हैं, जिस तरह कार्टियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इन जनरल फॉर्म हम इनको लें तो हम वो वी डिस्कवर टेंसर। बट हम सबसे पहले टेंसर एनालिसिस मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने से पहले इसकी बेसिक से लेके चलते हैं। कुछ बेसिक्स इसका कवर करने के बाद हम इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह सारा डिस्कस करेंगे। यहाँ फिर हम सबसे पहले हम डायमेंशंस को देखते हैं। जिस तरह एक 3D स्पेस होती है, पॉइंट इज अ सेट ऑफ 3 नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। 3D स्पेस में है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। जिस तरह हम इसके कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को हम लेते हैं एक्स वाई जी में हो तो हम इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जी है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम ले लेते हैं रो थीटा जी, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लेते हैं आर थीटा फाई। अब यहाँ ये एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर सिलेंड्रिकल को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, ये कर सकते हैं। फिर वो अगर ट्रांसफॉर्म करें तो वो किस तरह से बनेंगे वो देखते हैं। अगर हम देखें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ फिर जो x इज इक्वल हो जाएगा रो कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू रो साइन थीटा, z इज इक्वल टू z। ये z है, इसको मैंने इस्तेमाल करने के लिए इसको लिख लिया था, ये z है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बताए हैं। इस तरह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ये सिलेंड्रिकल के लिए था। अब नेक्स्ट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में x इज इक्वल टू आर कोस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड z इज इक्वल टू, बस 3 इक्वेशंस बन जाती हैं। स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस देखें कि हमें कोई पॉइंट स्पेस में दिया गया हो विद एन डायमेंशंस के साथ उसके एन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अ पॉइंट इन एन डायमेंशन स्पेस इज डिनोटेड बाय, पॉइंट है हमारे पास एन डायमेंशंस में, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट को फिर हम उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा x1 x2 अप टू सो ऑन xn। अ पॉइंट इन एन डायमेंशंस हैज एन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ ये 1 2 3 जो है अप टू सोन एन, ये हमारे इंडिसेस कहलाते हैं। ये 1 जो है इंडेक्स होता है, इसका प्लूरल इंडिसेस है। हेयर 1 2 3 आर 1 2 अप टू सोन एन आर कॉल्ड इंडिसेस। टेंसर में इन्हें इंडिसेस कहा जाता है। टेंसर में हम किसी पॉइंट, ये पावर्स नहीं होती, हम इसको पावर्स नहीं कह सकते, x1 x स्क्वायर x क्यूब इस तरह नहीं कह सकते। ये पावर्स नहीं होती, ये इंडिसेस होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मतलब इसकी ये पोजीशन बता रहा होता है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये लास्ट एंड कोऑर्डिनेट है। ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रहे होते हैं। ये सारा कुछ मैं लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसमें मैं सारा कुछ बता चुकी थी कि किसी आर एन से रिलेटेड मैंने बताया था कि एन डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस का क्या मतलब, कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर आप वो लीनियर अलजेब्रा का मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लें जाके तो उनको ये सारी जो डायमेंशंस की बात उधर से आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो पावर्स, अगर हम ये
टेंसर में हम इस तरह इंडेक्स शो करते हैं कि एक्स है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका n इंडेक्स है, ये इंडिसेस 1 2 3 यहाँ पे इंडिसेस हैं। तो टेंसर में हम किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी कोऑर्डिनेट की मतलब पावर अगर शो करनी हो तो फिर हम पावर किस तरह से शो करते हैं? पावर, तो हम पावर के लिए क्या करते हैं, या तो इस तरह इसका पावर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पावर 2 है तो वो इस तरह से लेंगे, या फिर हम इसको कहीं इस तरह से ले सकते हैं, इंडेक्स 1 है और इसकी पावर को ऊपर ब्रैकेट डाल के इस तरह से हम पावर को शो करते हैं। अगर पावर शो करनी हो तो इस तरह से हम इंडेक्स डिफरेंट, ये अलग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 कोऑर्डिनेट्स बताई गई है। ये स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशंस में मुझे एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया। अब हम देखते हैं कि एन डायमेंशंस में डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं इस टॉपिक। अब यहाँ let x1 x2 up to so on xn and x bar 1 x bar 2 up to so on x bar n are coordinates of a point in two different frame of reference। ये पॉइंट एक पॉइंट है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके ये कोऑर्डिनेट बनते हैं और किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके ये कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया था सिलेंड्रिकल में कुछ और होंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और होगा। देयर एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास x बार 1 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को x बार 1 इंटू x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये एक x बार 1 एक कोऑर्डिनेट को मैं ट्रांसफॉर्म किया है बार x बार 1 को इन टर्म्स ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn एंड x बार 2 x बार इज इक्वल टू x बार 2 x1 x2 अप टू सो ऑन। तो nth कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे x बार n x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो अगर मैं इन सबको एक ही मतलब एक एन मेरे पास इक्वेशंस बनी है, अगर इन सबको एक जनरली मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखा जाएगा x बार i इज इक्वल टू x बार i x1 अप टू x2 अप टू सो ऑन xn वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ये वेरी करता है और इसको हम रनिंग इंडेक्स कहते हैं। ये जो i होता है हमारा ये रनिंग इंडेक्स कहलाता है। और x बार i और मतलब 1 लगाएंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और 2 लगाएंगे तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह अप टू सो ऑन n तक ये हमारा रनिंग इंडेक्स कहलाता है। क्या अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि यहाँ इस पॉइंट को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे मैंने उनको इन टर्म्स ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn में रिप्रेजेंट किया या उसको ट्रांसफॉर्म किया। तो क्या x1 x2 को भी रिप्रेजेंट या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ x बार 1 x बार 2 अप टू सो ऑन x बार n में? तो हाँ जी किया जा सकता है। फिर वो किस तरह से होगा, ये इसे हम कहते हैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगी कि एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई, यहाँ एक्स बार आई था इज इक्वल टू एक्स बार आई, लेकिन अब इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि x1 को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ x बार 1 में और x बार 2 में। तो वो हो जाएगा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार 1 एक्स बार 2 अप टू सो ऑन एक्स बार एन। यहाँ भी आई वेरीज करेगा या रनिंग इंडेक्स है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। और ये जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये सिंगल वैल्यूड होता है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं। जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए इसकी दो कंडीशंस होती है, एक तो ये सिंगल वैल्यूड होता है, ये कंटिन्यूस, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव्स इनके कंटिन्यूस होता है। और ये यहाँ वैल्यूज लगाने के बाद nth कोऑर्डिनेट की वैल्यू लगाने पर यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो सिंगल वैल्यूड होगी और ये कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स भी होता है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिक, ये यूनिक होती है। ये थी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए तो दूसरे किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जाते हैं, ये सारा वो चीज़ थी। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो कंडीशंस होती हैं। इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो तब आपको ज़्यादा मतलब समझ आएगी या ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल अभी इतना आप देखें। तक आपने जो एक्सप्रेशन देखा होगा अब इस तरह से कुछ देखा होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, इस तरह से जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है। यहाँ ये जो 1 2 3 है ये यहाँ इंडेक्स कहलाते हैं। लेकिन अगर ये इसी को हम इस तरह लिख लें, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, यहाँ भी 1 2 3 एज इंडेक्स ही कहलाएंगे। यहाँ ये 1 2 3 ये जो लिखे गए ये भी एज ए इंडेक्स ही यहाँ ट्रीट किए जाएंगे। अगर एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हो, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3,
वैसे पॉइंट टू बी नोटेड है, यहाँ जो नीचे 1 2 लिखा गया है इसको कहते हैं ये सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है, इसे कहेंगे ए सबस्क्रिप्ट 1, ए सबस्क्रिप्ट 2, ए सबस्क्रिप्ट 3 लिखा गया है। टू बी नोटेड है, यहाँ जो 1 2 3 लिखा गया है वो इस एज अ सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है। यहाँ जो 1 2 3 वो सबस्क्रिप्ट में है, लेकिन इंडिसेस तो है लेकिन वो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखे गए हैं। और यहाँ ये जो ऊपर 1 2 3 लिखा है ये इसे कहेंगे ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखे गए 1 2 3। और एक सबस्क्रिप्ट अब सबस्क्रिप्ट में लिखा गया और एक सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है। इसको हम अगर समेशन फॉर्म में लिखे तो हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 एंड ए आई एक्स आई, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर समेशन हम अपनी ये कोई फिजिकल या मैथमेटिकल को ला नहीं है, हम इसको अपनी कन्वेंस के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसका समेशन आइंस्टाइन का जो समेशन कन्वेंशन वो हमें कहता है कि जो समेशन का सिंबल होता है इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। और सिंपली अगर ए आई और एक्स आई लिखा गया हो तो और रेंज दे दी जाए कि आई वेरीज करता है 1 2 3, साथ में रेंज अगर गिवन हो और साथ में ए आई एक्स आई दे दिया जाए तो इसका मतलब आइंस्टाइन कन्वेंशन के मुताबिक इसको हम अगेन इस तरह एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। और अगर ये रेंज गिवन ना हो, सिंपली ए आई एक्स आई दिया गया हो, तो हम फिर जो आई होगा उसको लेंगे 1 to n तक लिया जाएगा, n डायमेंशन में लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन वो ये होता है कि अगर रिपीटेड इंडिसेस हो तो अगर समेशन कन्वेंशन में हम उसको समेशन जो सिंबल होता है उसको ड्रॉ करके सिंपली ए आई एक्स आई लिख देते हैं। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी हम सारे डिस्कस करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे कंसिडर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैंने कुछ सिस्टम लिखा है, कुछ इस तरह से है a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equal to b1 and a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to b2 and a31 x1 plus a32 x2। और ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा गया जो x1 x2 x3 है ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोऑर्डिनेट्स लिए गए हैं और ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखे गए इनके जो इंडेक्स है e32 a33 x3 is equal to b3। अगर मैं इस एक इक्वेशन को अगर मैं कंसिडर करूँ, इसको मैं समेशन फॉर्म में लिखूँ तो किस तरह से लिख सकती हूँ। ये जो a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1 है, इसको मैंने समेशन फॉर्म में सिर्फ सिंपली एक ये इक्वेशन को लिखना है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ समेशन फॉर्म में कि अब यहाँ एक बार नोट करें कि b1 और 1 तो इस इक्वेशन में सेम जा रहा है, जो रिपीट हो रहा है जो जिसमें चेंज आ रहा है वो आ रहा है इस 1 और इस 1 में, ये 2 ये 2 ये 3 ये 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 i x i इज इक्वल टू b1, a1 i x i इज इक्वल टू b1। और इस मिशन किस पे लगेगा, इस i पे i वेरीज फ्रॉम 1 to 3 तक ये वेरी कर रहा है। इस इक्वेशन को लिखा इस तरह से। और अगर इस इक्वेशन को समेशन फॉर्म में लिखें तो इसमें देखें ये 2 और ये फिक्स है इसका फर्स्ट, और ये b2 यहाँ b का ये जो 2 है ये फिक्स है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 3 a2i x i इज इक्वल टू b2। और यहाँ ये रिपीटेड इंडेक्स है i जो वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 3 इसकी रेंज है। इस तरह सेकंड थर्ड इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिखा। अब मैंने 3 इक्वेशन से 3 आगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनाई हैं, 3 नेक्स्ट की समेशन फॉर्म में इक्वेशंस बनी है ये कह सकते हैं। तो अगर इन तीनों को भी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में ये इन तीनों को भी एक ही अगर इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो वो किस तरह से लिख सकते हूँ, वो इस तरह होगा कि समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3। अब यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे ये फर्स्ट ये जो b1 है ये फर्स्ट इक्वेशन को है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, b2 सेकंड के लिए एंड b3 थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ शो कर रहा है, हमें ये बता रहा है। तो हम इसको वेरी कर समेशन जो हमारे पास आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 जा रहा था तीनों में कॉमन था और एक्स आई ए आई एक्स आई। अब ये जो 1 और इस 1 के लिए मैंने j लिया, अनदर इंडेक्स j, ए जे आई एक्स आई इज इक्वल टू बी जे, और j वेरी कर रहा है फॉर 1 to 3। ये रिपीटेड इंडेक्स मेरा आई है, हालांकि यहाँ j भी रिपीट हो रहा है लेकिन एक एक्सप्रेशन में एक साइड पे ये एक्सप्रेशन में ये एक टर्म में यहाँ j है जो एक ही दफ़ा है, वो j दूसरे साइड पे था, j इज इक्वल टू 1 to 3 है। अगर j 1 to 3 और i को हम वेरी करवा के अगेन हम इसकी ये तीनों इक्वेशंस बना सकते हैं। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन कहता है कि bj, अब इसी का
ई मैंने यहाँ से अब जो इन तीनों को कंबाइन करके इक्वेशन बनाई थी, यहाँ से अगर मैं समेशन की जो सिंबल है यहाँ ड्रॉप कर दूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ बीजे ए जी आई एक्स आई, और साथ में रेंज भी बता दूँ कि आई वेरी कर रहा है फॉर 1 to 3 एंड जे भी वेरी कर रहा है फॉर 1 to 3। तो ये मेरा आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन था। 2 टाइप्स ऑफ इंडिसेस होता है, और एक को कहते हैं डमी इंडेक्स या डमी सुफिक्स भी कहते हैं, और एक होता है हमारे पास फ्री इंडेक्स या जिसको हम फ्री सुफिक्स भी कहते हैं। डमी इंडेक्स क्या होता है, जिसको जो रिपीटेड इंडेक्स होते हैं वो हमारे पास डमी इंडेक्स होते हैं, और जो रिपीटेड नहीं होते वो हमारे पास फ्री इंडेक्स होते हैं। अगर ये क्वेश्चन से हम इसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिया, एक्सप्रेशन ए आई जे बी जे एम। तो इस एक्सप्रेशन में बताएं डमी इंडेक्स क्या है और फ्री इंडेक्स क्या है। तो यहाँ से देखें हमारे पास आई भी रिपीट हो रहा है और जे भी रिपीट हो रहा है, तो आई एंड जे हमारे पास यहाँ रिपीटेड इंडेक्स है, आई एंड जे कर लें। और फ्री इंडेक्स क्या है, फ्री इंडेक्स जो वन टाइम ही आया है वो हमारे पास यहाँ एम जो है वो इंडेक्स है, लेकिन यहाँ एक ही टाइम आ रहा है, तो ये हमारे पास फ्री इंडेक्स होगा। फ्री इंडेक्स पूछा जाए इस एक्सप्रेशन में तो वो हमारे पास एम होगा, और डमी इंडेक्स पूछा जाए वो हमारे पास आई एन जे, बोथ आई एन जे हैं यहाँ पे। ये डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स का कॉन्सेप्ट था। आइंस्टाइन समेशन क्या होता है वो है, जो रिपीटेड इंडेक्स होता है वो हमारे पास डमी इंडेक्स होता है, जो सिंगल टाइम आए वो हमारे पास फ्री इंडेक्स होता है। अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास जो डमी इंडेक्स है वो आई है, और हमारे पास जहाँ फ्री इंडेक्स है वो हमारे पास जे होगा। लेकिन एक आपने ये नहीं कहना कि यहाँ भी जे है, ये जे यहाँ भी रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं, एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन में देखना है आपने, सिर्फ एक एक्सप्रेशन में आई सिर्फ रिपीट हो रहा है, यहाँ आई मेरा डमी इंडेक्स होगा, जे मेरे पास फ्री इंडेक्स होगा। तो ये डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स का कॉन्सेप्ट था। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन पढ़ लिया, समेशन कन्वेंशन। और नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर पेपर में आई थिंक 2015 के पेपर में इस तरह ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी में से टेंसर से रिलेटेड देखेंगे। टेंसर क्या होती है ना, एम डायमेंशनल स्पेस अ टेंसर ऑफ रैंक एन इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज एन इंडिसेस। तो एम एन कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एम रेज टू पावर एन कंपोनेंट्स एंड ओबे सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स होते हैं। अब ये रैंक, यहाँ पहले रैंक देख लेते हैं। रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ अ टेंसर क्या होता है, या ऑर्डर ऑफ अ टेंसर क्या होता है। रैंक ऑफ अ टेंसर इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डायरेक्शंस रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब। किसी टेंसर को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर ऑफ डायरेक्शंस जो होता है उस टेंसर का रैंक कहलाता है। और टेंसर ऑफ रैंक जीरो, अगर किसी टेंसर की रैंक जीरो है तो वो हमारे पास स्केलर होता है, या स्केलर इज अ जीरो रैंक टेंसर कह सकते हैं इसको। अ टेंसर ऑफ रैंक वन इज कॉल्ड अ वेक्टर। और या फिर मैं थ्री डायमेंशनल स्पेस की अगर बात करूं, थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करूं तो स्केलर है, जिस तरह एक वेक्टर होता है, वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, यूनिट वेक्टर होता है, पहले वो अंडरस्टैंड करती हैं। हमें स्केलर क्वांटिटी को कैसे बताते हैं, स्केलर क्वांटिटी के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए होती है, डायरेक्शन या मतलब उसके डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होती। सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही इसको बताई जा सकती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं कि स्केलर इज अ जीरो रैंक टेंसर, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन वो जीरो डायरेक्शन होती है, हैज़ नो डायरेक्शन। अगर 3D डिमेंशन में बात करूँ तो 3 रेज टू पावर 3 डायमेंशनल स्पेस की अगर मैं बात करूँ 3D में तो 3 रेज टू पावर जीरो, इसकी रैंक जो होगी वो जीरो, और इसका जो कंपोनेंट होगा 1 होगा। इसी यही चीज़ नीचे बताएगी। इन एम डायमेंशनल स्पेस टेंसर ऑफ रैंक एन इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज एन इंडिसेस। टेंसर ऑफ रैंक एन है, रैंक एन है, और एम डायमेंशनल स्पेस है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर बताने हो तो वो होगा एम रेज टू पावर एन कह दो, या फिर कह दो डायमेंशन की पावर उसकी रैंक, डायमेंशन की पावर रैंक ले तो वो हमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बताएगा। तो डायमेंशन यहाँ पे एम है और रैंक एन है। तो इस तरह अगर मैं स्केलर की बात करूँ, स्केलर क्वांटिटी में 3D स्पेस में अगर मैं स्केलर की बात करूँ तो इसका मैंने निकालने हैं इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे। तो 3D स्पेस में इसकी डायमेंशन 3 होगी और रैंक इसका 0 है, तो इसमें ओनली 1 ही कंपोनेंट आएगा, विच इज ओनली अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्केलर। अगर मैं वेक्टर की बात करूँ 3D स्पेस में, अगर वेक्टर की बात करूँ तो इसकी वेक्टर की जो होगी रैंक होगी वो 1 होता है। अ टेंसर ऑफ रैंक 1 इज कॉल्ड अ वेक्टर। इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये मेरे पास एक वेक्टर है, और 2 3 4 जो है ये मेरे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। और आई जे के जिसको हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं या बेसिस वेक्टर्स भी कहते हैं, और आई जे के मेरे पास यहाँ आई जे के ये मेरे बेसिस वेक्टर्स हैं।
इसको हम कहेंगे ये बेसिस वेक्टर्स हैं। आगे जो हम कंप्लीट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैं इनको आई जे के जो होंगे ये बेसिस वेक्टर्स होंगे, इसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। और 2, 3, 4 ये मेरे कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 यूनिट वेक्टर्स या 3 इसके बेसिस वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के, और इसकी जो रैंक होता है वेक्टर का वो रैंक 1 हो, इसका अल्डा वेक्टर। तो 3D स्पेस में अगर बात करें तो रैंक 1 है, और 3D स्पेस में जिसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो 3 होंगे। यहाँ 3 कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के इन 3D स्पेस। अगर इस तरह इसकी स्पेस चेंज करते जाएं तो इसके ये जो कंपोनेंट्स होंगे उतने ही कंपोनेंट्स बनते जाएंगे बेसिस वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग। हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लिया, रैंक क्या होता है, टेंसर क्या होता है, और नेक्स्ट समेशन कन्वेंशन, आइंस्टाइन्स समेशन कन्वेंशन, डमी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें डमी इंडेक्स क्या है, इसके फ्री इंडेक्स बताएं, डमी इंडेक्स बताएं, जो रिपीटेड इंडेक्स होते हैं। और ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ही रिपीट होते हैं, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं आ सकता। पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो डमी इंडेक्स होता है वो 2 टाइम्स ही होते हैं, जो एक टाइम होगा फ्री इंडेक्स हो, या तो डमी इंडेक्स होता है या फ्री इंडेक्स होगा। क्योंकि टाइप्स ही इंडिसेस की 2 टाइप्स होती हैं, या तो 2 टाइम्स आएगा या 1 टाइम। अगर 1 टाइम आएगा तो फ्री इंडेक्स होगा, 2 टाइम्स आएगा तो वो डमी इंडेक्स होगा, और ये 3 टाइम्स नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हो कि AIJ इंटू UJJJ, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 3 टाइम्स आ गया तो ये मेरे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन ही इनवैलिड है। अगर मेरे पास इस तरह से कोई हो, बस कोई मतलब टेंसर का या कोई टर्म ही नहीं है ऐसी, टेंसर में हम इसको कंसिडर ही नहीं करते। जो इंडेक्स होता है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस मतलब या फिर 2 टाइम्स ही आ सकता है, ट्वाइस आ सकता है, ये सही है। और यहाँ अगर देखें आई जे यू जे देखें तो यहाँ पे जे 2 टाइम्स ही आया, और आई यहाँ मेरा फ्री इंडेक्स होगा और जे मेरा यहाँ डमी इंडेक्स होगा। इसको मैंने समेशन फॉर्म में लिख लिया था, अगर आप इतना भी कंसिडर करें यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये वैलिड है। और यहाँ भी देखें तो जे मेरे पास 2 टाइम्स है और आई मेरे पास सिंगल टाइम्स है, और ये सम्ड ओवर भी कर सकते हैं। ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन है, तो इसको सम भी कर सकते हैं। और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में आप इसको किसी एक इंडेक्स को किसी और इंडेक्स से रिप्लेस भी कर सकते हैं, और या फिर इसको सम ओवर भी कर सकते हैं। सम ओवर ही करना होता है, जो समेशन आइंस्टाइन होता है इसको सम ओवर ही कर सकते हैं। आई 1 2 3 या आई की वैल्यू 1 लगाएंगे कि एक इक्वेशन बन जाएगी, 2 लगाएंगे तो सेकंड एंड 3 लगाएंगे तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अगर जे की भी लगाते चाहें, जिससे मेरे पास ये वापस इस एक्सप्रेशन से आप वापस इन 3 इक्वेशंस बना सकते हैं। ये 3 जो लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई इनसे भी इक्वेशन इस आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से वापस आ सकते हैं। ये कोई मैथमेटिकल मतलब ये कोई टूल नहीं है या फिर कोई फिजिकल लॉ नहीं है, ये बस ऐसे ही समेशन अपने कन्वीनियंस के लिए ही है कि समेशन की जो सिंबल होती है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, और कुछ भी नहीं है बहुत आसान है। आप देख सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।